आज कैट की हियरिंग थी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो पिटीशन फाइल हुई थी जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के ये एग्ज़ाम है वो अनफेयर था। वो डिस्पाइट क्राइसिस के कंडक्ट कराया गया था। जो पोस्टपोन की मांग की गई थी वो नहीं हुआ था। तो उसकी हियरिंग हुई, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस केस का क्या फ्यूचर हो सकता है या इस केस में क्या क्या अहम पहलू हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट की हैं कैट ने। सबसे पहली ये है कि जेकेपीएससी को उन्होंने एक रिस्पॉन्स के लिए लिखा है कि आपको जो चीफ मिनिस्टर ने एग्जाम से पहले एक दिन एक लेटर लिखा था पोस्टपोनमेंट के लिए, तो आपने उसका क्या रिप्लाई दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है जेकेपीएससी से यानी कमीशन से, जो कैट ने पूछा है, वो ये है कि आप ये बताएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने के, वो लोग जो ट्रैवल क्राइसिस जो चल रहा था, ट्रैवल क्योस जो था पूरी कंट्री में, उससे कितने लोग अफेक्ट हुए, यानी कितने लोगों को एक दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं था। तो ये दो सवाल पूछे गए। जहां तक पहले सवाल की बात है कि चीफ मिनिस्टर का जो लेटर था, हम ऑलरेडी पहली चीज ये बोल चुके हैं कि इससे पहले एक वीडियो में कि जेकेपीएससी जो है कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक रियासत का, एक यूनियन टेरिटरी का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके पास पावर्स होते हैं, वो पूछ सकता है, वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। तो इसमें जो दो तीन सवाल आते हैं इस वाले क्वेश्चन में से, वो ये है कि क्या आपने चीफ मिनिस्टर को रिप्लाई किया था, अगर किया था तो क्या रिप्लाई था, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये तीन चीजें कैट ने पूछी हैं। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि बीइंग द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहां तक चीफ मिनिस्टर की बात है, तो उसमें ये देखा जाता है कि कमीशन की तरफ से कहीं नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जिसे जुडिशियल टर्म्स में कहते हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं आर्बिट्रीनेस तो नहीं है। अब इसकी वजह ये है कि वो एक चीफ मिनिस्टर एक हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको ये बोलना चाहता है, कमीशन को ये बोलना है, यानी कैट कमीशन को ये नहीं बोलना चाहता है कि आपको चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मानना ही था। लेकिन ये बात है कि एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्ड करना था, आपको उनकी जो क्वेरी थी या उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको रिस्पॉन्ड करना था, रिप्लाई करना था, उसका जवाब देना था। दूसरा सवाल है, बच्चों का सवाल है कि कितने लोग अफेक्ट हुए। अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, जितना मैं समझता हूं, इस केस का सबसे अहम और सबसे बुनियादी कड़ी जो बेसमेंट होती है अगर हम किसी चीज को कहें, वो यही कड़ी है कि कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने ऐसे बच्चे थे जो अफेक्ट हुए, जिनकी फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, उसकी वजह से वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, एग्जाम नहीं दे पाए। इसमें क्योंकि जुडिशरी जो चीज देखती है वो स्केल ऑफ प्रेजुडिस होते हैं, यानी अगर 5-10 या विद इन 100 भी बच्चे होंगे तो ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल हार्डशिप उसको माना जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं, मान के चलो कि 200-300 बच्चा हो जाता है जो इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, तो इसको सिस्टमेटिक फेलियर भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज इस केस की सारी जो स्टोरी है उसको डिटरमिन करेगा। अब इसमें क्योंकि वो जो इक्वालिटी वाला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहीं वायलेट नहीं हुई हो, या इसमें देखा जाएगा कि ये रीजनेबल डिसीजन था कि नहीं था, वो सब चीज़ें इसमें तय करेंगे। क्योंकि कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है वो हार्ड फैक्ट्स पे चलती है, वो इस पे इमोशनल, उस पे इमोशनल पे या जज्बात पे, या वो तो उसके बेस होते नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या हो सकता है, मतलब इस केस का फ्यूचर क्या हो सकता है, या इस केस में आगे चलकर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। जहाँ तक हमने जितने लोगों से बात की या हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तीन सिनेरियो आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर जेकेपीएससी कोई रिप्लाई नहीं देता है, या वो ये कहता है कि हमने चीफ मिनिस्टर को कोई रिप्लाई नहीं दिया, या वो ये कहता है कि हमारे पास क्लियर डेटा नहीं है स्टूडेंट्स का, जो कि आई थिंक कि उनके पास क्लियर डेटा नहीं है स्टूडेंट्स का कि कितने लोगों की फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, हालांकि उनके पास ये डेटा है कि कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। तो इस केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बोल सकता है कैट कि आप पॉलिसी करेक्शन कीजिए, या नई एक जो, क्योंकि 29 को ये केस फिर से होना है, तो ये बोल सकता है कि फ्रेश हियरिंग होगी, इस पे आगे केस को ले जा सकता है। वो अगर वो नहीं हो तो पॉलिसी करेक्शन पे उनको बात कर सकते हैं। और इसमें ये चीज़ भी पॉसिबल है कि कुछ रिलीफ मिल सकती है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन वाला जो फैक्टर है वो मिल सकता है, या एक स्पेशल अटेम्प्ट के सूरत में भी कुछ रिलीफ मिल सकती है एस्पिरेंट्स को। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा, इसमें जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये चीज आती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, आई अगेन रिटरेट, कि अगर ये चीज आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अफेक्ट हुए होते हैं, कि वो लोग थे जिनका एग्जाम नहीं हो पाया, फ्लाइट कैंसिल थी, क्योंकि उसमें दो चीजें देखेगा कैट कि ये सिचुएशन जो थी वो एक जेन्युइन सिचुएशन थी, और अल्टरनेट जो रूट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो इसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, री एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इससे अफेक्ट हुए हैं, ना कि सबके लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हो सकता है जो इससे अफेक्ट हुए हैं, या उन्हें किसी किस्म का कोई कंपनसेटरी मेजर भी उनके लिए ये दस्तयाब कराया जा सकता है। तीसरा सिनेरियो इसमें आता है कि अगर बच्चों के पास बच्चे कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है इस वजह से, तो इस पिटीशन को मुझे नहीं लगता कि ये आगे सर्वाइव या सस्टेन कर पाएगी, इसको सिंपली डिसमिस कर देगी ये कैट। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये केस खत्म हो गया, ये केस खत्म नहीं हुआ है। इस जिस तरीके से अभी जेकेपी, देखो अभी कैट जो है वो दो तीन चीजें देख रहा है, क्योंकि पहली हियरिंग थी। फर्स्ट ये है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, और दूसरी चीज है गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन भी मांग रहा है, और तीसरा भी वो एनालिसिस कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, रीजनेबलनेस, इन सब चीजों को वो देख रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इसमें उन्होंने उनको डायरेक्ट करना था कि तब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस एग्जाम की वजह से अगर आपको ये लग रहा है कि प्रीलिम्स का या एग्जाम जो हुआ है वो पॉश होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा।
आई डोंट थिंक कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि कॉश उन सिचुएशन में होता है जहाँ पे किसी किस्म की एलिगेशन हो या किसी किस्म का लीकेज का कोई मामला हो। यहाँ पे वैसा आया नहीं है और मेजॉरिटी ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, सिर्फ माइनॉरिटी वो है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो कॉश होने का यहाँ पे कोई मेरे मतलब जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि ये एग्जाम कॉश हो। अलबत्ता ये है कि इसमें क्योंकि उन बच्चों का नंबर देखा जाएगा, अगर ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं तो कोई कंपनसेटरी मेजर भी हो सकता है, और मुझे लगता है पॉसिबल वही चीज़ है, क्योंकि जहाँ तक जेकेपीएससी का ताल्लुक है तो उनके पास एक क्लियर डेटा नहीं होगा एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया। और ऐसा भी सुनने में आया कि शायद उनकी तरफ से कोई रिटर्न रिप्लाईज चीफ मिनिस्टर की ऑफिस को उस लेटर का जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नहीं मिला है। तो इस चीज़ से ये लगता है कि ये केस अभी जिंदा है, ये केस अभी चल रहा है। पिटिशनरों ने ये जो केस, क्योंकि इस केस की जो डिमांड है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है और ना ही वो हो सकती है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में चल सकता है, जुडिशरी की दुनिया में वो चीज़ नहीं चलती। इस केस की जो बेस है वो अभी तक यही चल रही है कि बच्चों के पास अल्टरनेट रूट अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे सके। तो ये जो क्राइसिस था वो जेन्युइन था, इसलिए बच्चों की इस डिमांड को कंसिडर किया जाए, ये एक चीज़ है जिसपे अभी तक केस बना हुआ है। तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइंदा आने वाली जितनी भी चीज़ें हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ भी निकल कर आएगी 29 दिसंबर को ये केस फिर से तय हुआ है, जो चीज़ भी निकल कर आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।